हेलो एवरीवन, दिस इज काजल गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन की। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर 9 ऑफ बायोलॉजी क्लास 11th। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोमोलिक्यूल क्या है। बायोमोलिक्यूल्स तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं उन्हें ही बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स हैं वो लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं। यदि हम किसी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल टिश्यू की एनालिसिस करें तो हमें मिलता है कि ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सभी में सेम होते हैं, वो इन्हीं से बने होते हैं। और वो सारे एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो सभी लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। यदि इस चार्ट को हम एनालिसिस करें तो हमें मिलता है कि लगभग सारे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में भी हैं और ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं, बस उनकी कॉम्पोजिशन में, परसेंटेज में डिफरेंसेस पाई जाती हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 65%। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से एलिमेंट का होता है? ऑक्सीजन का 65% होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो क्या है? कार्बन 18.5%। और उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन 3.3%। What type of organic compounds are found in living organism? ये पता करने के लिए हमें करना होगा एक एक्सपेरिमेंट। इसके लिए करना क्या है कि लेना है एक वेजिटेबल या पीस ऑफ लीवर, ये हो गया लिविंग टिश्यू, और उसमें ऐड करना है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3COOH। ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड करके मॉर्टर पेस्टल के साथ उसको हम क्रश करेंगे। ठीक है, तो लिविंग टिश्यू को ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड करके मॉर्टर पेस्टल में क्रश करेंगे और फिर उसको फिल्टर करते हैं। तो चीज़ क्लॉथ या कॉटन से स्ट्रेन करने पर हमें दो फ्रैक्शन मिलता है। एक जो फिल्टर हो गया उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल, यानी कि जो भी कंपाउंड एसिड में सॉल्युबल हो गए होंगे वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, तो बनाते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। दूसरा जो फिल्टर नहीं हुआ इसे बोलते हैं रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्योंकि ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ इसलिए वो ऊपर रह गया, फिर रिटेंटेट में आ गया। और एसिड सॉल्युबल पूल में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, जैसे शुगर, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस। और इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, लेस देन 800 डाल्टन। तो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिला? शुगर, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, ये सारे मोनोमर्स हैं। ठीक है, वहीं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या मिलता है? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और ये सभी पॉलीमर्स हैं। तो इनके मोनोमर्स कहाँ? एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, लेकिन जो इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पॉलीमर्स हैं, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, इसमें फैट भी मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में फैट भी मिलता है। ये कोई पॉलीमर नहीं है, ये नॉन पॉलीमर है। ठीक है, तो फैट एक नॉन पॉलीमर है जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, 800 डाल्टन से कम होता है। और लेकिन ये कहाँ मिल रहा है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, क्योंकि ये जो फैट है ना, ये फैट एग्रीगेट होकर के इकट्ठा बन जाते हैं, एग्रीगेशन की वजह से ये ऊपर ही मिल जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? लिविंग टिश्यू लेना है, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, और इसको क्रश करना है मॉर्टर पेस्टल से। क्रश करने के बाद इसे हम चीज़ कॉटन क्लॉथ से फिल्टर करते हैं, तो मिलता क्या है हमें? फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। तो फिल्ट्रेट में मिलता है एसिड सॉल्युबल पूल, रिटेंटेट में मिलता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल में क्या मिला? शुगर, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस। वहीं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट। अब देखते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो बने होते हैं, साथ ही साथ उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। हाउ डू वी नो दिस? कैसे हम पता करेंगे कि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है? तो इसके लिए एक लीव लीजिए, या एक लीवर सेल भी ले सकते हैं, लीवर सेल टिश्यू ले सकते हैं। तो वेट लीफ, ये वेट लीफ है, जो आप फ्रेश लीफ लेते हैं उसे वेट लीफ कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर भी है। एंड फ्रेश लीफ का वेट है, इसे वेट वेट कहते हैं। ठीक है, और फिर इसे सुखा लेना है। ड्राई करने पर जो वेट मिलता है उसे बोलते हैं ड्राई वेट। और अब इसे हम बर्न करते हैं। तो बर्न करने पर क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, वो CO2 और वाटर बन के उड़ जाते हैं।
ठीक है। तो वाटर वेपर CO2 बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड उड़ जाते हैं। अब जो ऐश बचता है उसमें सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इस तरह के कंपाउंड जो भी इनऑर्गेनिक है वो ऐश में प्रेजेंट होते हैं। तो कंपाउंड्स में क्या क्या आ जाएंगे, सल्फेट, फॉस्फेट जैसे ये कंपाउंड और एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी प्रेजेंट है कहाँ पर, ऐश में। और यही सभी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी देखने को मिलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ना कि लिविंग बींग्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। तो अब नेक्स्ट समझते हैं मेटाबोलाइट्स क्या है। देखिए, जो भी केमिकल कंपाउंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बोलते हैं मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट्स आर इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट हो सकते हैं या एंड प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये प्रोडक्ट है। लेकिन अभी ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, अब ये फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाता है आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, पहले प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे आगे भी रिएक्शन हो रहा था, ये इंटरमीडिएट है। तो कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट, ये सारे मेटाबोलाइट होते हैं जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस आइडेंटिफाइड होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं एमिनो एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के फंक्शंस आइडेंटिफाइड होते हैं, वेल नोन होते हैं कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंपाउंड कौन सा रिएक्शन करने वाला है, उसका काम क्या है। वहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनके फंक्शंस अनआइडेंटिफाइड हैं, ये डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं और इनके फंक्शंस अनआइडेंटिफाइड होते हैं, बट डू हैव सम इकोलॉजिकल फंक्शंस विद इन द बॉडी। इनके इकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं और ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि रबर है, ड्रग है, स्पाइसेस हैं, स्केंट एंड पिगमेंट्स हैं। तो जैसे रबर प्लांट बना रहा है तो वो प्लांट के लिए यूज़फुल भले ना हो, डायरेक्टली यूज़फुल ना हो, लेकिन वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल होता है। बहुत सारी ड्रग्स जो प्लांट प्रोड्यूस करती हैं वो प्लांट के लिए यूज़फुल भले ही ना हो या उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ह्यूमन के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, यूज़फुल होते हैं। और क्या क्या आते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड, फ्लेवोनॉइड, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स, गम एट्सेट्रा। समझ गए? तो अब बताइए मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसे कंपाउंड जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेते हैं। तो मेटाबोलाइट्स आर इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? जो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में इसेंशियल होते हैं। और सेकेंडरी क्या होते हैं? जिनका इन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। इनके फंक्शंस अनआइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन इनका इकोलॉजिकल फंक्शंस है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रबर, ड्रग्स, गम, स्पाइसेस, कैंड, पिगमेंट्स, एल्कलॉइड, स्टेरॉइड, ये सब। तो अब हम समझते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप। तो दो टाइप के होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, एक है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल एंड सेकेंड है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और वही बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं? एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, ये सब चीज़ें आती हैं। और बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या है? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। लिपिड के लिए कंडीशन है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये तो एग्रीगेट होते हैं ना, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। इन बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले पढ़ेंगे एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स क्या होती हैं? तो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इन्हें हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कह सकते हैं। जैसे मीथेन में CH4 होता है तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, एक साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड में एमिनो ग्रुप,
ठीक है, और एक H रहता है और दूसरा H रिप्लेस हो जाता है R ग्रुप से। R क्या है, वेरिएबल ग्रुप। ये CH3 या CH2OH ये वेरी करते रहते हैं। R ग्रुप वेरिएबल ग्रुप है और R ग्रुप के बेसिस पर ही नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होती हैं। और प्रोटीन्स में पाए जाने वाले टोटल 20 एमिनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, मेनी टाइप्स की होती हैं वेरिएबल ग्रुप की बेसिस पर। और जो प्रोटीन्स बनाती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 20 टाइप की होती हैं। और इनमें से सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में R ग्रुप में क्या है, सिंपल H है, तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। फिर R ग्रुप में CH3 हो तो बनता है एलानीन, और R ग्रुप में CH2OH है तो बनता है सेरीन। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर जो आपके NCERT में मेंशन है, तो इसे आपको याद रखना है। इसको आप GAS गैस से याद रख सकते हैं। G ग्लाइसिन, A एलानीन और S क्या है, सेरीन। तो सीक्वेंस से सिंपलेस्ट इसमें ग्लाइसिन है, देन एलानीन है, देन सेरीन है। आप आराम से इसको याद रख सकते हो। देखिए, एमिनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप है। ठीक है, और यदि साइड चेन यानी कि R ग्रुप में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल लग जाए या एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप ऐड हो जाए तो वो एसिडिक या बेसिक हो सकता है। तो ग्लाइसिन में क्या है, H है ना, तो ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है। एलानीन न्यूट्रल एमिनो एसिड है। और एसिडिक एमिनो एसिड जिसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, इसके साइड चेन में एक्स्ट्रा COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, एसिडिक है। एस्पार्टिक एसिड, इसमें भी OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या है, इसके साइड चेन में भी एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड है। सेकेंड है बेसिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है लाइसिन। लाइसिन में आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप अटैच है। और अदर बेसिक एमिनो एसिड में आर्जिनिन और हिस्टिडीन भी है। तो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन क्या है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन ये बेसिक एमिनो एसिड है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन बेसिक एमिनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन, एलानीन न्यूट्रल एमिनो एसिड है।